चलिए देखिए, क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लाए हैं ना, क्वेश्चन अपना खोलिए। 1 से 36 तक हम लोग आज कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को समझ लें। क्लास किया हुआ है, जो हम टेस्ट लिया 36 क्वेश्चन, वो 36 क्वेश्चन का क्लास किया हुआ है ना। अब जैसे आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को देख लीजिएगा। सारा क्लास किया हुआ, उस पर आप लोगों का एग्जाम लिया। एग्जाम में आप लोगों को फिर भी गलती आया, कुछ न कुछ क्वेश्चन आपने गलत किया है। क्यों गलत हुआ, इसके पीछे की वजह आप लोग जान रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाए। हम जिस भाषा में आपको समझाएं उस भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए मिस्टेक हुआ है। इसलिए और यही कमी स्टूडेंट में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 5-10 नंबर से बच्चा फेल होता है। जो 5-10 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब है उसमें यही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही, वो समझ लेने के बाद जो है फिर आपको ऐसा नहीं होगा। हम लोगों का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया, मतलब क्या हुआ। ये पूछ रहा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि भाषा समाज के रिलेशनशिप से, समाज में रहने से, पढ़ने से, बढ़ने से, समाज में अंतरक्रिया जो हम करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में जो आते हैं, इसके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। भाषा पर कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया है। पियाजे कहते हैं कि खुद ब खुद भाषा सीख लिया जाता है परिपक्वता के आधार पर। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए हमारे दिमाग में एक डिवाइस बना हुआ है, उसके माध्यम से हम समाज से एक्वायर कर लेते हैं भाषा। लेकिन वाइगोस्की का मानना है कि भाषा सीखने के लिए हमें सामाजिक संपर्क बढ़ाना पड़ता है। समाज में बच्चा पलता है, समाज के अन्य लोग उसके सामने भाषा बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसी के साथ बच्चा खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है, इसके माध्यम से बच्चा भाषा सीख लेता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाइगोस्की। तो याद रखें, जब भी भाषा की बात आए और समाज से, एक क्वेश्चन आता है कि भाषा के विकास के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भाषा सीखने के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा उपयोगी है। ऑप्शन रहता है स्कूल, ऑप्शन रहता है घर, ऑप्शन रहता है इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, और ऑप्शन रहता है समृद्ध भाषिक परिवेश। इसका मतलब क्या होता है, भाषा का परिवेश मिले, भाषा का माहौल मिले। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को आप जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, उसको आप बाहर नहीं खेलने दे रहे हैं, अन्य बच्चों के साथ उसको संपर्क में नहीं रखे हुए हैं, घर में ही पैक रहो, बाहर मत जाओ, घर में भी मेहमान आए, लोग आए, उनसे नहीं मिला रही हैं बच्चे को, तो उसमें भाषा का विकास कम हो। और वैसा बच्चा जिसको हम देखते हैं अपने गांव टोला में कि इतना छोटा बच्चा है, माँ बाप छोड़ दिया, रोड पर खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गंदगी कर रहा है ना, उस बच्चे में भाषा का विकास ज़्यादा होगा। भले ही वो तौर तरीका नहीं सीख पाए, लेकिन उस बच्चे में भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि उसको भाषा का परिवेश मिल गया, वो अपने उम्र के बच्चे के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है ना। तो वैसे में बच्चा तेजी से भाषा सीखेगा। तो जब भी भाषा पर क्वेश्चन रहे कि भाषा कैसे डेवलप किया जाए, तो आपको 2 बातें ध्यान रखना, सामाजिक अंतरक्रिया या समृद्ध भाषिक परिवेश। परिवेश मतलब माहौल, भाषिक परिवेश, भाषा का माहौल। इससे ये पता चला कि आपको अंग्रेजी सीखना है। अगर आपके दिल में अंग्रेजी सीखने का शौक है, तो आप अंग्रेजी के इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन मत लीजिए, बल्कि आप अपने आसपास के माहौल को इंग्लिश लैंग्वेज वाला बना लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज वाला माहौल बना लीजिए का मतलब क्या हुआ कि आप अपना जिसके साथ रह रही हैं परिवार में, सब लोग इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दीजिए, तो वो छोटा बच्चा या आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। नहीं बुझे बात को, आप
मतलब कि एक स्टूडेंट हो गया कि इंग्लिश सीखना है, हमें चला गया इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, और एक बच्चे को लगा हमें भी इंग्लिश सीखना है, वो चला गया केरला, चाहे वो चला गया ब्रिटेन, अमेरिका। तो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे से ज़्यादा तेजी से वो सीख लेगा। क्यों? क्योंकि वो माहौल मिला, वो इंस्टीट्यूट गया और वो माहौल में गया। दुकान भी जा रहा है कुछ खरीदने तो इंग्लिश में बात हो रही है, ठीक ना। घर में भी जहाँ रेंट में रह रहा है इंग्लिश में बात हो रही है। तो स्मृत भाषिक परिवेश में ही बच्चा भाषा सीखता है। ये किनका कथन है, किनका मानना है? वाइगोत्स्की का। इस पर घुमा घुमा कर बहुत तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है। कभी कहेगा सामाजिक, आज का तो ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, कभी रहेगा सामाजिक परिवेश, कभी रहेगा स्मृत भाषिक परिवेश, कभी कहेगा कि समवयस्कों के साथ। सारा ऑप्शन समर्थन करते हैं वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? बच्चे के विकास को बच्चे के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? क्वेश्चन पहले समझेंगे। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या हुआ? हर बच्चा विकास कर रहा है, लेकिन हर बच्चे में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। हर बच्चे में कुछ न कुछ विभिन्नता, मतलब एक दूसरे से डिफरेंस देखने को मिलता है। आपके घर में 2 भतीजा भतीजी है, दोनों में कुछ न कुछ फर्क नजर आएगा। रुचि में फर्क, उसको खट्टा पसंद है तो उसको मीठा पसंद है, ठीक है। वो गुस्सैल प्रवृत्ति का है, ये ठंडा मिजाज का है। उसका कद बड़ा हो गया, इसका कद थोड़ा शॉर्ट हो गया, वो मोटा हो गया, वो पतला हो गया। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता ये किस पर डिपेंड होता है? ये जो डिफरेंस आप देख रही हैं, किस वजह से ऐसा डिफरेंस देखने को मिल रहा है? ऑप्शन है, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। यानी बच्चे के विकास जो हो रहा है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो आ रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? कह रहा है कि आनुवंशिकता की वजह से नहीं हो रहा है, वातावरण की वजह से नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन यही कह रहा है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। उसके बाद ऑप्शन कह रहा है केवल आनुवंशिकता पर, और चौथा कह रहा है केवल पर्यावरण पर। हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा है कि बच्चे के विकास पर वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। मतलब पारस्परिकता का मतलब होता है आपसी सहसंबंध। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन है? मतलब भाषा का अर्जन, चॉम्स्की कहते हैं ना, हम भाषा का अर्जन करते हैं, और कोई वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा का हम अपने माहौल में विकास करते हैं। तो भाषा के अर्जन या भाषा के विकास के लिए सबसे बेहतर एज कौन सा है, ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन में हम लोग आएंगे। सबसे बेहतर एज तो होता है 1 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू कर देता है। आप गौर कीजिएगा, 1 साल 1.5 साल में होते होते बच्चा एक एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो ये 1 साल 1.5 साल जो है, ये कौन सी अवस्था है? तो शैशवा अवस्था है। लेकिन आपको ऑप्शन में शैशवा अवस्था नहीं है, तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। ऑप्शन है मध्य बाल अवस्था। तो मध्य बाल अवस्था कौन होता है? 7 बरस, 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस, यही है। उसके बाद है जन्म पूर्व अवधि, ये तो होगा ही नहीं। जन्म पूर्व मतलब पैदा होने के पहले, तो बच्चा भाषा सीखता नहीं है। और किशोरावस्था, किशोरावस्था में भी नहीं सीखता, ऐसे भी कट सकता है ये ऑप्शन। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, हमने बताया था शैशवा अवस्था है 0 से 2 बरस, और 2 के बाद शुरू हो जाता है बाल्य अवस्था।
तो प्रारंभिक बाल्यावस्था वही ना हुआ, 2 वर्ष के आसपास की अवस्था। और हम लोग देखते हैं अपने घर के बच्चों को कि 2 साल के में भाषा बोलना शुरू कर देता है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना। जिक्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरीके से वह इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? वाइगोस्की का थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। वाइगोस्की ने हमें बताया है कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में एक बात ये भी बताई है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चा खेलते खेलते अपने से बात करता है, खुद से बातें करता है। हम लोग भी काम करते करते खुद से बातें करते हैं। काम के दौरान बात करना खुद से, ऐसा बच्चे में ज्यादा देखने को मिलेगा, बड़े में कम देखने को मिलेगा। कम क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बड़े भी बातें करते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर बात करते हैं। बच्चे जो बात करते हैं तो जोर जोर से बात करते हैं, खेल खेल में वो बात करेंगे। तो वाइगोस्की ऐसी वार्ता को पियाजे जो है ऐसी वार्ता को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, और वाइगोस्की इसी भाषा को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो फिर आगे चल के दोनों का विचार है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ईगो सेंटर स्पीच खत्म हो जाता है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि खत्म नहीं होता है, वो हमारे अंदर चली जाती है। हम अब मन ही मन बोलते हैं, ठीक ना। मन ही मन जो हम सोचते रहते हैं कि जल्दी चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद जल्दी से ट्यूशन के लिए निकलेंगे, ये जो मन में आपके चल रहा है, तो यही हुआ प्राइवेट स्पीच, है ना, जो अंदर चली गई है। यहाँ पे सवाल है कि भाषा जिक्सा पहेली हल कर रही है, बच्चा खेल रही है, और उस खेल खेल में वो कह रहे कि इसको इधर करे, इसको इधर करे, इसको इधर करे। तो ऐसी बातचीत को वाइगोस्की ने कौन सी भाषा कहा है? तो वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच का हिंदी होता है व्यक्तिगत वार्ता, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगर कहता यही क्वेश्चन रहता और वाइगोस्की का नाम हटा कर दे देता पियाजे, तब क्या कहते? अहम केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता, है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उसे सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? बच्चे को संकेत देना मतलब इशारा करना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर हुआ था पाड़ या ढांचा। आपको एक थ्योरी हम पढ़ाए थे, किनका थ्योरी पढ़ाए थे? ZPD का थ्योरी किसका था? वाइगोस्की का ही ना था। वाइगोस्की ने जो ZPD का थ्योरी दिया, देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 5 जो है रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें डिटेल दिया हुआ है कि ZPD का सिद्धांत क्या है। उन्होंने हमें बताया कि कुछ स्तर, कुछ हद तक तो बच्चा खुद से काम कर लेता है, लेकिन कभी कहीं कहीं पर बच्चा कुछ काम करने में फंसता है। तो फंसता है तो हम उसको सिखाते हैं। जैसे आपको हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं या आपको स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं, तो कुछ दूर तक तो आप चल जाते हैं, फिर आपका अनबैलेंस होने लगता है, तब हम आपको पकड़ते हैं, पीछे से पकड़ते हैं। साइकिल सीखा है ना, कैसे सीखा हो? पीछे से पकड़ता है बच्चा और दूसरा बच्चा चला रहा है, तो वही को कहते हैं सहारा देना। स्कैफोल्डिंग यही वर्ड है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। आपकी कहाँ कमी है, इतना समय तक आप टेस्ट दिए, एग्जाम दिए, आप एक बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, इतना नंबर लाए, लेकिन आपका नहीं हो पाया, तब आप मेरे पास आए। आपके कमी को जो हम दूर कर रहे हैं, यही को कहते हैं सहारा प्रदान करना, और इस सहारे के मदद से आप जो है अगली बार सीटेट क्वालिफाई कर जाइएगा। तो इस सहारा को वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? तो वाइगोस्की ने इसको ढांचा कहा है, चाहे पाड़ कहा है, चाहे मचान कहा है, चाहे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहा है। क्लियर है? उसी प्रकार सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के 12 सिद्धांत हम पढ़ाए थे। निरंतरता का सिद्धांत, शीर्षाधिमुखी का सिद्धांत, है ना,
विकास की गति का सिद्धांत, ये सब 12 सिद्धांत पढ़ाए हैं। लेक्चर नंबर 1 पढ़िएगा, उसको समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 1 वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ये सवाल जो है लेक्चर नंबर 1 से है कि विकास निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी सही बात है। विकास परिवर्त्य है, विकास हमेशा बदलता रहता है, ये भी सही है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी हमने पहले क्वेश्चन में अभी दूसरे क्वेश्चन में सीखा कि विकास तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर डिपेंड है। चौथा क्या कह रहा है, विकास सार्वभौमिक है। देखिए यहाँ तक सही है बात कि विकास सार्वभौमिक है, हर जगह विकास है। मतलब मानव जाति में खाली विकास होता है ऐसी बात नहीं है, जानवरों में भी विकास होता है, पक्षियों में भी विकास होता है, पेड़ पौधे में भी विकास होता है। इसी को कहा जाता है कि विकास तो सार्वभौमिक है। तो चौथा ऑप्शन भी आधा सही लग रहा है कि विकास सार्वभौमिक है, लेकिन आगे जो कह रहा है वो गलत है। कह रहा है कि सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। मतलब हमारी संस्कृति, हमारा रस्मो रिवाज तौर तरीका जो है हमारे विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे विकास को वंशानुक्रम वातावरण तो प्रभावित करता ही है, हमारी संस्कृति भी प्रभावित करती है। आज आप नकाब में हैं, क्यों है? ये हमारी संस्कृति है कि आपको नकाब में आना है, ठीक है। तो संस्कृति से आपका विकास प्रभावित हुआ, यानी आपके व्यवहार में एक नया चीज देखने को मिल रहा है कि आप नकाब में हैं। तो संस्कृति ही हमारे विकास को प्रभावित करती है। हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं वहाँ की वैसी भाषा है तो वैसी भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा का विकास को प्रभावित किया है ना। तो ये क्या कह रहा है कि विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित किया जा सकता है। ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, यही बताइए। फिर कह रहा है कि बताइए कौन से स्टेज में बच्चे में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, किस अवस्था में? तो हमने पढ़ाया है कि 2 अवस्था ऐसी है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, एक शैशवावस्था और एक किशोरावस्था। इसमें विकास बहुत तेजी से होता है, बाल्य अवस्था में विकास नहीं होता है। ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर? शैशवावस्था है। तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था के साथ किशोरावस्था नहीं है। हमने आपको पढ़ाया है शैशवावस्था और किशोरावस्था का शुरुआती दौर, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। तो उससे मिलता जुलता ऑप्शन खोजेंगे। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या हुआ? शैशवावस्था न हो गया, शुरुआती शैशवावस्था 0 से 2, अब प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 4, तो ये शुरुआती न हो गया। क्योंकि हमने कॉमन जब लिखाया था तो 0 से 5 लिखा था शैशवावस्था, तो इसलिए इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, ठीक। जबकि हमने आपको पढ़ाया है शैशवावस्था और किशोरावस्था, लेकिन ऑप्शन में किशोरावस्था नहीं। चलिए आगे बढ़िए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। कौन से स्टेज के बाद हम वयस्क हो जाते हैं? बचपना के बाद हम डायरेक्ट वयस्क हो जाते हैं? नहीं, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है ना। किशोरावस्था के बाद तब फिर वयस्कावस्था आता है ना। तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, इसी को कहते हैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था में संक्रमण होना, यानी प्रवेश करना, एंट्री करना। यहाँ पर सवाल है कि बताइए वह अवधि बताइए जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, मतलब वयस्कता की ओर हमें भेजती है। तो वयस्कता की ओर हमें कौन भेजता है? तो उसके पहले जो रहेगा, तो उसके पहले है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बाद हम संक्रमण होते हैं वयस्कावस्था की ओर। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन है बच्चे के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे को भाषा हम सिखा रहे हैं, तो इन चारों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा काम करना बेहतर रहेगा? सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, हिज्जा, शुद्ध उच्चारण और बातचीत करना। तो वाइगोस्की तो हमें यही कहते हैं, वाइगोस्की का कहना है बातचीत बच्चों के साथ कीजिए
बच्चे को बड़े के साथ छोड़ दीजिए, बच्चे को उसके उम्र के बच्चे के साथ छोड़ दीजिए, तो वो भाषा सीख जाएगा बातचीत के माध्यम से। क्लियर है? फिर कह रहा कि बताइए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? एक होता है भाषा सीखना जो इंस्टीट्यूट में कॉलेज में हम सीखते हैं, एक होता है भाषा अर्जित करना। तो दोनों में फर्क जो समाज से मिलता है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो कह रहा है साक्षरता का फर्क है, पाठ्य सामग्री का फर्क है, भाषा परिवेश का फर्क है। तो सही आंसर होगा परिवेश, क्योंकि बायोलॉजी इसी पर जोर देते हैं। भाषा परिवेश अलग होता है, मोहल्ले का माहौल अलग होता है, यही परिवेश जो है हमें डिपेंड करता है भाषा सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है या बिल्कुल नहीं होती है? कौन कहा है ये बात? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? ऐसे भी सवाल आ सकता है। यहाँ पे सवाल है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बस इतना से बोल के चुप हो गया है, तो आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है। कभी कभी आपको सवाल आ जाएगा बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का होता है कि चॉम्स्की का है? चॉम्स्की का। वो तो कहता है कि सीखता नहीं है बच्चा भाषा, उसके इसमें माइंड में तो अर्जित वाइगोत्स्की पर बोलना, ठीक है? वाइगोत्स्की हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया है कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भाषा सीखने और सिखाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? अभिभावक पढ़ा लिखा रहेगा तब उसका बच्चा भाषा सीखेगा, या कह रहा है भाषा शिक्षक भाषा का ज्ञान रखेगा तब बच्चा भाषा सीख पाएगा, या कह रहा है संचार माध्यमों का प्रयोग यानी रेडियो, टीवी, मोबाइल ज्यादा बेहतर रहेगा तब भाषा सीखेंगे, या कह रहा है भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा का समृद्ध परिवेश। ये भी वाइगोत्स्की के थ्योरी से जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की का कहना है बच्चे को भाषा सिखाना है तो ना तो आप उसको भाषा शिक्षक की आवश्यकता है, ना तो गार्जियन के पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है, बल्कि बच्चे को भाषा का माहौल दे दीजिए, परिवेश दे दीजिए, वो बच्चा भाषा सीख जाएगा। क्लियर है? फिर कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको हम 5 संवेग के बारे में बताए थे किसी क्लास में, 5 संवेग ऐसे करके बताए थे कि 5 संवेग है, डर, ये सब बताया था। ये सब क्लास में शायद हो चुका है, वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उस 5 में से एक हमने डाल दिया, डर। डर एक संवेग है, संवेग चैप्टर पढ़ाएंगे अलग से। क्वेश्चन है खाली जगह, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ये है। प्रकार ये का मतलब क्या हुआ? भाषा का मेन काम क्या है ये पूछ रहा है। प्रकार ये मतलब क्या करता है भाषा? भाषा किस लिए हम प्रयोग करते हैं? भाषा की उपयोगिता क्या है? कभी कभी दे सकता है कि भाषा की उपयोगिता क्या है, भाषा का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन है लेखन के लिए, सुनने के लिए, अक्षर ज्ञान के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। तो हम लोग भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। लेक्चर नंबर 10 या 11 देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, तो उसमें भी हम बताए हैं, ठीक है, कि भाषा का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी भावना, आपके विचारों को समझने के लिए हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण, है ना। तो भाषा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? संप्रेषण के लिए। सवाल था भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार ये, यानी भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो कम्युनिकेशन करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा? सबसे सेंसिटिव एज, यानी पूरे लाइफ में बच्चा कौन से एज में सबसे ज्यादा भाषा सीखता है?
सबसे संवेदनशील अवस्था का मतलब होता है भाई कि कौन सी उम्र में ज्यादा बच्चा भाषा सीखने लगता है। तो ऑप्शन है मध्य बचपन का अवस्था, वयस्क अवस्था, जन्म पूर्व का समय और प्रारंभिक बचपन अवस्था। प्रारंभिक बचपन अवस्था, शैशवा अवस्था रहता तो शैशवा अवस्था डालते, यहाँ पर प्रारंभिक बचपन है तो वही हुआ पूर्व बाल्य अवस्था हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग क्या है? लिंग तो आदमी कहता है शारीरिक संरचना कि हम पुल्लिंग है आप स्त्रीलिंग है, लेकिन समाज में लिंग को मतलब सामाजिक संरचना माना जाता है। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा समाज किससे बना है? सामाजिक संरचना इसका अर्थ। समाज किससे बना है? समाज किससे मिलकर बना? व्यक्ति से। व्यक्ति के समूह को, जो सोशियोलॉजी रखे होंगे ग्रेजुएशन में, उनको पता है कि समाज की संरचना कैसे हुई। तो क्या कि समाज की संरचना व्यक्ति से हुई है। इस मोहल्ले को सब लोग खाली कर देंगे तो ये मोहल्ला फिर समाज नहीं कहलाएगा, ये फिर वीरान कहलाएगा, है ना। तो पता चला कि यहाँ बिल्डिंग भी रह गया, दुकान भी रह गई, सब सड़क भी रह गया, बिजली पानी भी रह गया, सिर्फ व्यक्ति हट गए, तो फिर ये मोहल्ला समाज नहीं कहला रहा बल्कि वीरान कहला रहा। तो व्यक्ति से समाज का निर्माण हुआ है। और व्यक्ति किससे बना? तो व्यक्ति दो रूप में है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। समझ में आई बात? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिलकर में व्यक्ति है। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज की संरचना किससे हुई है? तो परिवार से हुई है। परिवार की रचना किससे हुई है? तो मेंबर से हुई है, सदस्यों से हुई है, व्यक्तियों से हुई है। तो ये व्यक्ति में दो तरह का व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये लिंग जो है सामाजिक संरचना है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विकास का शिरः पदाभिमुख सिद्धांत क्या व्याख्या करता है? ये हम लोग पढ़ा चुके हैं कि विकास हमारा सिर से पैर की ओर होता है। विकास का 12 सिद्धांत पढ़ाए थे, उसमें से एक सिद्धांत है शीर्ष पदाभिमुख सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा विकास जो है कैसे होता है। तो कहता है कि हमारा विकास पहले सिर से होता है, यानी पहले सिर का विकास होता है। पेट के अंदर बच्चे का पहले सिर बनता है, फिर उसके बाद शरीर बनता है, फिर उसके बाद हाथ पैर बनता है। और रीढ़ की हड्डी से हाँ, वही तो स्नायु तंत्रिका तापी सिद्धांत इसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी पहले बनती है, सर के बाद रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर वहाँ से केंद्र से पूरा चारों तरफ घूमता है। तो शीर्ष पदाभिमुख सिद्धांत हमें बताता है हमारा विकास पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का विकास होता है, फिर उसके बाद हाथ पैर का विकास होता है। इसी सिद्धांत को शीर्ष पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि का विकास। लेव वाइगोस्की क्या मानता है बुद्धि के बारे में? बच्चे में बुद्धि का विकास कैसे होता है? लेव वाइगोस्की ने हमें बताया है कि लेव वाइगोस्की ने के अनुसार बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो क्या ऑप्शन है? जब भी वाइगोस्की नाम आए समझ लीजिए समाज से जुड़ा हुआ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी जितना भी क्वेश्चन वाइगोस्की पर आया सब वही दिख रहा था। सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक परिवेश, ये सब बातें आती हैं। क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अन्योन्याय क्रिया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। शैशवा काल की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, और जन्म से 3 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो लेकिन हमने बता दिया है कि जब इतना करीब रहेगा तो किसको मारना है? जन्म से 2 वर्ष को मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा था कि विकास जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था से ही हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और अंतिम सांस तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है ना। इसी बात का ये समर्थन कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। अब इस पर सवाल क्या है? विकास कभी ना
समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को समर्थन कर रहा है? निरंतर का सिद्धांत। तो विकास का निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत यही बताता है कि विकास निरंतर यानी कंटिन्यू, निरंतर यानी कंटिन्यू, विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का विकास कब से शुरू होता है? पैदा होने के बाद से? गर्भ से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? बीज कोश कौन से टॉपिक में पढ़ाए थे? आनुवंशिकता वाला एक टॉपिक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नंबर 5, 6 या 7 होगा, देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ होगा लैमार्क, बिजमैन, है ना, मेंडल, ये वाला जो वीडियो देखिएगा उसमें ये क्वेश्चन है क्या हुआ कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो बीजमैन ने दिया, है ना। इन्होंने बताया कि हमारा बीज कोश एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, उसी से हमारा आनुवंशिक विकास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपनी माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं लेते हैं? हमने आनुवंशिकता का 3 नियम बताया है, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या होता है? जैसा माँ बाप रहेगा उसका औलाद भी वैसा ही होगा, शकल में, ढांचे में, रंग रूप में, आँख के कलर में, बाल के डिजाइन में सेम वैसा रहेगा, तब इसको कहेंगे समानता का नियम। जिसको आप देख के पहचान जाए कि ये तो फलनवा का बेटा लग रहा है, उसी के तरह शकल मिल रहा है, अगर ऐसा है तो समझिए कि वह समानता का नियम लेकर पैदा हुआ है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखने से माँ की तरह भी नहीं लगता है, बाप की तरह भी नहीं लगता है, या कुछ गुण थोड़ा सा माँ बाप से फर्क आ जाता है, उसको कहते हैं विभिन्नता का नियम। और एक होता है प्रत्यागमन का नियम, यानी विपरीत गुण, विपरीत गुण, उल्टे गुण। बाप इतना शरीफ, बेटा इतना बदमाश, इसको कहते हैं विपरीत गुण हो जाता है, यानी उल्टे गुण लेकर पैदा होता है, इसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। तो समानता की, आनुवंशिकता के 3 नियम हम बताए थे, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। इसी तीनों पर एक सवाल है ये कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपनी माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं? मतलब थोड़ा बहुत फर्क होता है, ये नहीं कह रहा कि एकदम विपरीत अनुकृति होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या था कि अगर कोई बच्चा समझ ले कि कह रहा है कि माँ बाप से उल्टा, उल्टा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उससे थोड़ा अलग है। और अगर इसको विपरीत पूछना रहता तो साफ लिखता कि माता पिता के विपरीत अनुकृति का हुआ, तो हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, सच्ची अनुकृति नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग आया है, तब इसको कहेंगे भिन्नता का नियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक व शारीरिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन ले जाता है? माँ बाप का गुण औलाद में जो आता है किसके मदद से? ऑप्शन क्या है? संयुक्त कोष, उत्पादक कोष, पितरैक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ए मारे होंगे सही। देखिए तो क्या है, पितरैक है। आंसर क्या मार रहा है? इसका आंसर ए होना चाहिए, संयुक्त कोष। देखिए ऑप्शन पितरैक भी सही है, लेकिन आपको संयुक्त कोष किसको कहते हैं इसको समझिए। हमने पढ़ा था कि कुछ गुण माता से आता है, कुछ गुण पिता से। 23 गुण सूत्र माता का आता है और 23 गुण सूत्र पिता का आता है, यही ना पढ़े थे। दोनों मिलके 46 होता है। तो माता से जो प्राप्त होता है गुण उसको अंडकोश कहा जाता है, और पिता से जो गुण प्राप्त होता है उसको और क्या नाम दिया जाता है, और दोनों मिलता है तो उसी को कहा जाता है संयुक्त कोष। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जायगोट।
ठीक है। तो जायगोट को ही आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन संयुक्त कोष होगा, ठीक है। लेकिन हमारे आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है? तो पितरैक कहिएगा, जीन कहिएगा, ठीक है। मेंडल के द्वारा किस पर प्रयोग किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता है वैसे संतान होंगी? बोलिए, यहाँ पर जो है जैसे माता पिता वैसी संतान, तो समानता का नियम। भिन्नता का नियम क्या बताए? जैसे माता पिता उससे थोड़ा हट। और विपरीत गुणों के संक्रमण का नियम क्या होता है? प्रत्यागमन के नियम को विपरीत गुणों के संक्रमण का नियम भी कहा जाता है। प्रत्यागमन के सिद्धांत को विपरीत गुणों का संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसमें जस्ट अपोजिट हल्का चेंजिंग है तो वो विभिन्नता का नियम। हाँ, पूरा अगर चेंजिंग है तो उसका प्रत्यागमन हो जैसे। जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाषा का एक महत्वपूर्ण काम क्या है? आपने बताया था कि सर भाषा का एक महत्वपूर्ण काम है कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान करना। इसी पर यहाँ पर एक सवाल है कि बताइए तो कि निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अभिव्यक्ति का साधन तो भाषा है। इनमें से कौन अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? अब देखिए, पत्र लेखन, हम पत्र लिखकर आपको दिए तो इससे हमारे विचार आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पढ़ के हम आपको व्हाट्सएप किए, आप व्हाट्सएप पे पढ़े तो हमारा विचार आप समझ गए ना। तो पत्र लेखन तो अभिव्यक्ति का साधन हो गया। दूसरा सुनिए, कहाँ पे? निबंध लेखन। निबंध भी लेखन अभिव्यक्ति का साधन हुआ। जब आप पढ़ेंगे तो समझेगा, इतना अच्छा आर्टिकल सब लिख लिए, तो निबंध लेखन भी अभिव्यक्ति का साधन। नाट्य लेखन, ये भी लेखन आया, तो लिखना आया, स्क्रिप्ट जब आ गया तो ये भी अभिव्यक्ति का साधन हुआ। लेकिन वाद विवाद अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। वाद विवाद मतलब डिबेट, बहस जो हम कर रहे हैं, इसमें भी विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर ये, तीनों में कॉमन, ए, सी और डी, तीनों में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, लेखन की बात हो रही है ना। तीनों में लेखन की बात हो रही है और इसमें मौखिक की बात हो रही है। इसलिए इसको ओड समझ के आंसर मार देना है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन वंशानुकरण का नियम नहीं है? तो वंशानुकरण का 3 नियम है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन। इसलिए चौथा आंसर होना चाहिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत, ये आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन क्वेश्चन दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पढ़ाया नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कोहलबर्ग ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। मॉरल डेवलपमेंट बच्चे में कैसे होता है इसका हम लोग देखिए। भाषा डेवलपमेंट कैसे होता है तो इस पर 2 विचारकों को पढ़ा, वाइगोस्की को और चॉम्स्की को। जब नैतिक विकास पढ़ाएंगे कि बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 35। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? आत्म केंद्रित मतलब स्वार्थी होता है। आत्म केंद्रित सब कुछ अपने लिए करता है। आत्म केंद्रित का मतलब लिख लीजिए साधारण भाषा में, स्वार्थीपना, अपने लिए करना, अपने लिए जीना, सब कुछ अपना समझना। तो आत्म केंद्रित होता है किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चे को ज्ञात ही नहीं होता है, उसको तो होश है नहीं, है ना। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे को देखिएगा कि सब कुछ कहेगा मेरा है, मेरा है। जैसे कल एग्जाम्पल दे, छोटी बच्ची जूता उसका ले ली, कह रही है मेरा है। इसी को कहते हैं स्वार्थी, आत्म केंद्रितता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में को गैंग एज कहा जाता है? इस पे कंफ्यूजन रहता है लड़के को। विकास के किस एज को गैंग एज कहा जाता है? गैंग मतलब दोस्ती यारी बनाना, ग्रुप बनाना। तो देखिए, ग्रुप बनाने का काम, ग्रुप में रहने का काम दोनों एज में होता है, बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में। थोड़ा सा फर्क है दोनों में।
किशोरा ग्रुप बना लेता हूँ, बना के मतलब बाल्यावस्था में गैंग बना के गैंग के साथ खेलता धूपता है, लेकिन किशोरावस्था में क्या है, गैंग के साथ ही घूमना पसंद रहेगा, मतलब गैंग प्रेमी हो जाता है। माँ बाप से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो ज्यादातर समय बिताएगा अपने दोस्तों के साथ। बाल्यावस्था में गैंग बनाता है, लेकिन माँ बाप के बिना कुछ होता हाँ, लेकिन वो उसके साथ कोई प्लानिंग नहीं करेगा, उसके साथ सिर्फ खेलने के लिए गैंग बनाता है, समझ गए। लेकिन उसके साथ कोई प्लानिंग, घूमना फिरना, बाहर जाना, यानी गैंग का भक्त नहीं हो जाएगा कि दोस्त लोग बोला पिकनिक पे जाना, हम न जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या बोलेंगे लड़का लोग, ये मन में फीलिंग आ जाता है। लेकिन इस बाल्यावस्था में गैंग एज बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि गैंग बनाने का काम बाल्यावस्था में ही शुरू होता है। गैंग मतलब मित्र मंडली, पीयर ग्रुप, दोस्ती का समूह, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल, फ्रेंड सर्किल। तो ग्रुप सर्किल, फ्रेंड सर्किल बनाना शुरू कर देता है बाल्यावस्था में, और लेकिन किशोरावस्था में जाके वो अपने सर्किल का भक्त हो जाता है, यानी सब कुछ उसी को मानता है। चलिए, इतना सा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। कल हिंदी का कोई चैप्टर चलेगा, उसके बाद